CH56 आज तुम जान से जाओगी। अब आगे तभी फोन दोबारा रिंग किया, जिससे इनरा की जान हलक में अटक गई। उसने डरते हुए कहा, ठीक है दे दीजिए, मैं बात करूंगी। इनरा ने फोन रिसीव किया तो उधर से उसके पापा की आवाज आई, बेटा कैसी हो। इतने दिनों बाद उनकी आवाज सुनकर इनरा की आंखें नम हो गई है। उसके पास फोन नहीं था। कल वो और अंशी ऐसे ही बातें कर रहे थे तो अंशी ने उससे पूछा था कि आपके पास फोन नहीं है क्या, तो इनरा ने उससे पूछा था कि तुम ये क्यों पूछ रही हो, जिसके जवाब में अंशी बोली, अगर आपके पास फोन होता तो आप मुझे अपने फोन से कॉल करती, लेकिन आपके पास तो इस घर में आने से पहले फोन था, बाद में तो नहीं था। अंशी का ये सवाल सुनकर इनरा बोली, ध्यान नहीं रहा न्यू फोन लेने का, वो फोन वैसे भी खराब हो चुका था तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया और न्यू फोन अभी लिया नहीं। ये सुनकर अंशी वहां से चली गई। जल्दी से फोन लेकर आई और उसे एक फोन देते हुए बोली, आप ये फोन रखिए, इससे आप मुझसे बात कीजिएगा और इससे आप अंकल से भी बात कर सकते हैं, और आपको पता है मेरे पास अंकल का नंबर था तो मैंने इसमें सेव कर दिया है पापा के नाम से। दरअसल पहले इनरा से बात करने के लिए अक्सर वो कौशल के नंबर पर फोन किया करती थी तो उसके पास कौशल का नंबर था। तभी इनरा जल्दी से बोली, नहीं अंशी, मैं तुमसे ये फोन नहीं ले सकती। इस पर अंशी ने उसे जबरदस्ती फोन देते हुए कहा, आप रख लो, ये काम आएगा, और प्लीज मना मत करना, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है ना, हम दोनों तो वैसे भी दोस्त हैं, तो आप ये फोन रख सकते हो। ये सुनकर इनरा ने उसे फिर से मना करना चाहा लेकिन अंशी मानी ही नहीं, उसने जबरदस्ती उसे फोन दे दिया। तभी इनरा को कौशल की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया। इस पर इनरा जल्दी से बोली, पापा बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। ये सुनकर उधर से कौशल बोला, बेटा मैं भी ठीक हूँ, वो मुझे तुमसे ये कहना था कि मेरी बड़े साहब से बात हुई थी, रणवीर राणा, वो ये कह रहे थे कि तुम पग फेरे की रस्म के लिए घर आओगी, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। ये सुनकर इनरा की आंखें एक बार फिर भीग गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, पापा वो मैं आह, कहते ही वो दर्द से सिसक उठी। उसके सिसकने की वजह विनाश था, जो उसे एक पल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी हरकतें जारी किए था। उधर से कौशल ने हड़बड़ाते हुए कहा, बेटा तुम चीखी क्यों, कुछ हुआ है क्या। इस पर इनरा जल्दी से बोली, कुछ नहीं पापा, वो मैं आ नहीं पाई लेकिन मैं जल्दी। आह, वो दोबारा दर्द से सिसक उठी। इस बार भी वजह विनाश था, उसके हाथ उसके सीने पर चल रहे थे। उसके बार बार चीखने से कौशल उधर से घबराते हुए बोला, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम क्यों बार बार चीख रही हो। पापा मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, वो मेरे कमरे में कीड़ा घुस आया है, मैं बस वही निकाल रही हूँ, और अगर नहीं निकाला तो चीख चीख कर मेरा दिमाग खराब कर देगा। इतना कहकर इनरा ने तुरंत फोन काट दिया। उसके फोन काटते ही विनाश ने दूसरे पल उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या कहने को कहा था, भूल गई थी क्या, विनाश ने सर्द लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर इनहरा सहम गई। वो धीमे से बोली, पापा से मैं ये एक बात कैसे कहती कि मैं आपके साथ हूँ, आप खुद सोचिए। मैंने किसी के बारे में सोचने का ठेका नहीं ले रखा, और जो मेरा कहा नहीं मानता उसे सजा देना मुझे बहुत पसंद है, तो फिर सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना जान, विनाश ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर इनरा की सांसें अटक गई। उसने कहा, मेरी गलती नहीं है इसमें, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, और अब मैं थक गई हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। कहकर इनरा ने अपनी आंखों से तुरंत ही ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया, क्योंकि बात करते वक्त ही हाथ विनाश ने खोल दिए थे, जिसका फायदा इनरा ने अब उठाया। लेकिन तभी इनरा को अचानक से छींक आई, जिससे उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। वहीं उसे छींक आते देख विनाश उसे घूरने लगा। इनरा जल्दी से उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आप मेरे ऊपर से हटिए, लगता है मुझे कोल्ड हो गया है। कहते हुए उसने विनाश को अपने ऊपर से धक्का दिया। विनाश की पकड़ ढीली थी उस पर, जिससे विनाश साइड हट गया। इनरा जल्दी से उठी और ब्लैंकेट को अपनी बॉडी पर लपेटकर सीधा वहां से वॉशरूम में चली गई। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ वक्त में वो वॉशरूम से बाहर निकली तो इस वक्त उसने अपने कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और नाक पूरी लाल हो रखी थी। उसने अपने हाथ में हैंकी लिए रखा था, जिससे वो बार बार अपनी नाक को पोंछ रही थी। उसकी ये हालत देखकर विनाश उसे घूरने लगा। इनरा आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, आप मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मेरा कोल्ड जल्दी फैलता है और सभी को हो जाता है, मैं नहीं चाहती आपकी तबीयत खराब हो जाए। ये सुनकर विनाश उसे घूरने लगा। तभी वो बेड से उठा और वहां से चला गया। उसे जाते देखकर इनरा को बुरा लगा। उसे लगा था विनाश उसकी केयर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनरा उसे जाते देख खुद से बोली, सच में बहुत खड़ूस पति मिले हैं मुझे, बिल्कुल भी अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है। आछी, उसे दोबारा छींक आई। करीब 15 मिनट बाद विनाश कमरे में दाखिल हुआ। वो चलकर इनरा के पास आया और उसके सामने एक गिलास करते हुए बोला, लो इसे पियो। ये सुनकर इनरा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, ये क्या है। विनाश सर्द लहजे में बोला, जितना कहा है उतना करो, चुपचाप इसे पियो। ये सुनकर इनरा ने उससे गिलास ले लिया। गिलास को सूंघते ही उसे दोबारा छींक आ गई। वो उस गिलास को खुद से दूर करते हुए बोली, ये बहुत ज्यादा महक रहा है, मैं इसे बिल्कुल नहीं पीऊंगी, इसे पीकर तो मुझे और दिक्कत हो जाएगी। उसके मना करने पर विनाश उसे घूरने लगा। वो गुस्से में बोला, चुपचाप से पी रही हो या नहीं, या फिर मैं अपने स्टाइल से पिलाऊं। मैं नहीं पीऊंगी।
इनर ने साफ इनकार किया। ये सुनकर विनाश बोला, मुझे कई तरीके आते हैं तुम्हें पिलाने के, तो बहाने बनाना बंद करो और आज के आइंदा मैं तुम्हें कभी आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा, तुम चाहे कितनी भी जिद कर लो, बचपन में भी तुम ऐसे ही करती थी। बचपन का शब्द सुनते ही इनर ने उसकी तरफ देखा। अचानक ही इनर की आंखें नम हो गई। तभी उसे विनाश की आवाज सुनाई दी, चुपचाप पियो नहीं तो गिलास पकड़कर मैं जबरदस्ती पिला दूंगा। इनर उसकी धमकी से डर गई थी। वो जानती थी विनाश जो कह रहा है वो कर भी सकता था और जबरदस्ती पीने से अच्छा तो उसने खुद ही पीना ठीक समझा। इनर ने पहले अपनी नाक को बंद किया और एक ही सांस में सारा का सारा काढ़ा पी गई। काढ़ा पीते ही वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, कितना गंदा है ये, तुम्हारी हरकतें ही खराब है और जो तुमने आज मेरा मूड खराब किया है अपने इस कॉल की वजह से, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। विनाश ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इनर ने उसकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। इनर के रिएक्शन इस वक्त बहुत क्यूट थे। सच में इस वक्त वो किसी 3 साल की बच्ची की तरह क्यूटी पाई लग रही थी। आप कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं हो गए? शर्म नहीं आती आपको? मेरी तबीयत खराब है और आप ये सब बातें कर रहे हैं, इनर ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विनाश उसे घूरते हुए बोला, नहीं आती मुझे शर्म, क्योंकि मेरा बना बनाया मूड तुमने खराब किया है। दूसरी बात, जिस दिन तुमने मेरी बेशर्मी देख ली ना, उस दिन तुम मेरे सामने आने से भी कांपने लगोगी। आखिरी लाइन विनाश ने इंटेंसिटी से उसे देखते हुए कही थी। तभी इनर बोली, प्लीज मुझे रेस्ट की जरूरत है, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे अभी सोना है। कहकर वो बेड पर जाकर ब्लैंकेट से खुद को कवर करके लेट गई। एक टक विनाश उसे कुछ पल घूरता रहा और वो भी बेड पर आकर लेट गया। उसने एक ही झटके से इनर का ब्लैंकेट उसके ऊपर से निकाल फेंका और इनर को अपने ऊपर लिटा लिया। उसकी इस हरकत से इनर कसमसाई, लेकिन विनाश ने उसे हिलने नहीं दिया। उस पर अपनी पकड़ कसते हुए विनाश ने खुद के और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाली। इनर ने भी थक हार कर अपनी कोशिश करना बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन विनाश सामने देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। ऐसे दिन बीत रहे थे। आसिमा जब जब इनर और विनाश को साथ देखती तब तक उसका खून खौलता था और इस वक्त वो किसी प्लानिंग में थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उसकी इस प्लानिंग में अनय और शालिनी उसके साथ थे। कुछ तो इस बार उन लोगों ने तगड़ा सोच कर रखा था जो शायद आगे चलकर इनर और विनाश की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला था। लेकिन इस वक्त इनर और विनाश एक दूसरे के बहुत करीब थे। इनर बहुत खुश थी और दोनों का ही वक्त एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बीत रहा था। अंशी इतने दिनों घर में ही रही थी, जिससे इनर की उसके साथ और अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। हालांकि उस दिन इनर के समझाने के बाद भी उसने कभी मानवी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसने कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। इनर ने उसे दोबारा भी समझाया तो उसने अपना सर हाँ में हिलाया और उसे कहा कि वो उसकी बात मानेगी, लेकिन उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल सब ठीक ही चल रहा था। अगला दिन सुबह का वक्त। आज उस दिन के बाद से अनय की एक बार फिर मिस्टर आहूजा और रुद्रम के साथ मीटिंग थी। ये मीटिंग पूरी टीम के साथ होनी थी और उस दिन मिस्टर आहूजा के कहने पर रुद्रम ने अपनी कंपनी के 70% शेयर्स के पेपर उन्हें भिजवा दिए थे और इतने दिन उसने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की थी। वो सुबह घर से निकल चुका था और इस वक्त वो ऑफिस में था। मीटिंग रूम में सभी मौजूद थे। वहां अगर नहीं था तो वो था रुद्रम और सभी लोग रुद्रम का ही इंतजार कर रहे थे। रुद्रम का इंतजार करते करते अनय बोर हो चुका था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ और रुद्रम चलते हुए अंदर जाकर हेड चेयर पर बैठ गया। रुद्रम के बैठते ही सभी एकदम सीधे स्ट्रेट होकर बैठ गए। तभी मिस्टर आहूजा बोले, मिस्टर रुद्रम फाइनली आप आ गए, हमें आपका इंतजार था। तो मिस्टर अनय अब आप अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनकर अनय ने अपना सर हाँ में हिलाया। तभी मीटिंग रूम की लाइट ऑफ हो गई और उधर समाने लगी लेड पर कुछ पिक्चर शो की। अनय चेयर पर ही बैठा था और एक रिमोट के जरिए हर एक चीज लाइव दिखा रहा था। सब लोग ध्यान से देख रहे थे, लेकिन रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, जैसे कि उसे पता था आगे क्या होने वाला था। करीब 10 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो गया और एक बार फिर मीटिंग रूम की लाइट ऑन हो गई। अनय के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो अपनी दी हुई प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई था। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके हिसाब से ही होगा। तभी मिस्टर आहूजा ने रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम ने अपना सर हल्के से ना में हिलाया। उनका इशारा वहां बैठे किसी भी शख्स ने नहीं देख पाया, लेकिन अनय ने सब कुछ देख लिया। उसे काफी गुस्सा भी आया। वो अपनी मुठ्ठियां कसते हुए खुद को कंट्रोल करके रह गया। तभी मिस्टर आहूजा बोले, मिस्टर अनय, कहने में हमें काफी अफसोस हो रहा है, लेकिन इस बार भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा आपकी प्रेजेंटेशन में। हाँ, पहले से बेटर थी, लेकिन मिस्टर रुद्रम के दिए हुए आइडिया के मुकाबले ये कुछ भी नहीं थी। तो हमें कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारा दिया हुआ ये मौका भी आप गवा चुके हैं और इसी के हिसाब से आपकी कंपनी के 70% शेयर हमारे हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी हमारी हो चुकी है, केवल 30% शेयर आपके पास है। ये सुनकर अनय के होश उड़ गए। उसने जब उन दोनों को इशारा करते हुए देखा था उसे अजीब लगा था, लेकिन ये होगा उसने नहीं सोचा था। मिस्टर आहूजा उसे इस टाइम पर धोखा देंगे किसी ने नहीं सोची थी। मतलब अब आधी से ज्यादा कंपनी के मालिक मिस्टर आहूजा थे। वो कभी भी उससे उसकी कंपनी छीन सकते थे। अनय हड़बड़ाते हुए बोला, मिस्टर आहूजा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
इस बार तो सब कुछ परफेक्ट है। इसमें जैसा जैसा इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए मैंने बिल्कुल उसी हिसाब से सब कुछ प्लान किया है, आप एक बार ध्यान से देखिए। मिस्टर आहूजा बोले, आई नो मिस्टर अनय, आप फुल कॉन्फिडेंट होकर आए हैं, लेकिन मुझे भी अपना बिजनेस चलाना है, तो मैं अपने बिजनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, सो सॉरी टू से, बट फिर कभी मिलते हैं, कहकर वो वहां से निकल गए। वहीं रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वो अनय को देख रहा था, लेकिन अनय के होश उड़े हुए थे। तभी अनय की नज़र रुद्रम के मुस्कुराते चेहरे पर गई। रुद्रम का मुस्कुराता चेहरा उसे खुद का मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा था, जिससे उसे गुस्सा आया। अब तक सारे मैनेजर और शेयर होल्डर भी वहां से जा चुके थे, रूम एकदम खाली हो चुका था। तभी अनय एकदम से रुद्रम के पास गया और उसने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तुम्हें पता था कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लूंगा तब भी मुझे प्रॉब्लम होगी, और इसलिए तुमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कंपनी के 70% मिस्टर आहूजा को दिलवा दिए। उसके अचानक कॉलर पकड़ने से रुद्रम ने उसे गुस्से में घूरा और दूसरे ही पल उसने उसे पीछे की तरफ करके खुद का कॉलर छुड़ा लिया और बोला, पहली बात तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं तो तुम रुद्रम धनराज की कॉलर पर हाथ डालो। दूसरी बात, वो 70% शेयर मिस्टर आहूजा के पास नहीं मेरे पास है। मैं चाहूँ तो कभी भी तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर सकता हूँ। ये सब एक गेम था जिसमें तुम फंस चुके हो। 70% शेयर उसके पास है। ये सुनते ही अनय के होश उड़ गए। रुद्रम के अचानक धक्का देने से उसके कदम लड़खड़ा गए थे, लेकिन वक्त रहते उसने चेयर को पकड़ लिया था और इस वक्त हैरानी से रुद्रम को देख रहा था। सब कुछ उसे रेत की तरह आज अपने हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब आगे अनय ने घबराते हुए कहा, मतलब ये सब एक गेम था? तूने मेरे साथ में गेम खेला? ये सुनकर रुद्रम स्टाइल से उसके चारों तरफ चलते हुए बोला, ओह, सबके साथ बुरे करने वाले के साथ आज बुरा हो गया। ओह सॉरी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो कंपनी भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रुद्रम की बात सुनकर अनय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो रुद्रम अब एक जगह रुक चुका था। तभी रुद्रम मुड़कर उसी के सामने अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर हेड चेयर पर स्टाइल से बैठ गया। वो सामने रखी पजल को गोल गोल घुमा रहा था। अनय, जिसका सर सब कुछ सोच सोच कर फट रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या, अचानक उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। अनय तुरंत बोला, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो मुझे बर्बाद करना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरी कंपनी के 70% शेयर खरीद लिए। तुम्हारे जैसी कई कंपनियां खोलने की दम मैं अकेले रखता हूं और ये 70% शेयर मेरे लिए कुछ नहीं है। खैर, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, मुझे किसी को अपने कदमों में झुकाना है। बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रुद्रम ने सामने देखकर कुछ सोचते हुए गहरी आवाज में कहा। वो कह जरूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही नफरत दिख रही थी। ये किसके लिए थी ये तो वक्त बताएगा। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त, शालिनी अपने कमरे में थी। तभी वहां अनय आया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसे इतना परेशान देख शालिनी बोली, अनय बेटा क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? अनय बेड पर खामोशी से बैठ गया, उसने कुछ कहा नहीं। उसे कुछ ना बोलते देख शालिनी थोड़ी घबरा गई। वो जल्दी से बोली, अनय कुछ हुआ है क्या? इसके जवाब में अनय धीमी आवाज में बोला, बुआ, जो प्रोजेक्ट दादाजी ने मुझे दिया था वो मेरे हाथ से चला गया। ये सुनते ही शालिनी चिल्लाते हुए बोली, ओ गॉड अनय, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है ना पापा तुम पर कितना गुस्सा करेंगे, और शायद जो उन्होंने कहा है वो कर भी देंगे। शालिनी के चिल्लाने से अनय बिल्कुल टूटी हुई आवाज में बोला, मुझे पता है वो कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी, यहाँ तक कि उस दिन मैंने कंपनी के 70% शेयर मिस्टर आहूजा को दे दिए और अब कंपनी भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये बात दादाजी को पता नहीं है, और अगर आप चाहे तो उन्हें पता भी नहीं पड़ेगी और वो मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल भी नहीं करेंगे। ये सुनकर शालिनी कंफ्यूज होते हुए बोली, वो कैसे? अनय तुरंत बोला, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बुआ प्लीज मना मत करना। आपको मेरी कसम है, अगर आपने आज मना कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। दादाजी मुझे घर से निकाल देंगे, विनाश जीत जाएगा और सारी प्रॉपर्टी विनाश और इनर की हो जाएगी। आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनय के बार बार एक ही चीज रिपीट करने से शालिनी इरिटेट हो चुकी थी। वो उससे बोली, तुम्हें जो भी कहना हो सीधे सीधे कहो, पहेलियां बुझाना बंद करो। अगर मेरे बस की बात होगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अनय तुरंत बोला, मेरी ये मीटिंग रुद्रम धनराज के साथ थी और अब कंपनी उसी के हाथों में है और उसने मुझसे। कहते वक्त वो रुक गया और शालिनी के रिएक्शन को देखने लगा। रुद्रम का नाम सुनकर शालिनी धम्म से बेड पर बैठ चुकी थी। शालिनी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे इतना परेशान देख अनय तिरछा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान शालिनी नहीं देख पाई थी। तभी अनय नॉर्मल होते हुए बोला, बुआ आई नो आप हर्ट हो गई होगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इस वक्त आपकी हेल्प की जरूरत है। उसकी बात सुनते ही शालिनी उसके कहने का मतलब समझ गई। वो तुरंत उठते हुए बोली, अनय कहीं तुम वो तो कहने कोशिश तो नहीं कर रहे जो मैं सोच रही हूँ? आप सही सोच रही है बुआ। ये सुनते ही शालिनी कांप गई। मुझसे ये नहीं होगा, शालिनी ने घबराते हुए कहा।
आज पहली बार शालिनी के चेहरे पर टेंशन थी। अब वो क्यों थी वो आगे पता चलेगा। कहते हैं ना कि इंसान किसी के साथ भी कुछ कर जाता है, लेकिन कभी जब किसी अपने के साथ गलत किया हो ना, तब इंसान उसके सामने जाने से भी काम जाता है। कुछ ऐसा ही शालिनी के साथ था। इधर दूसरी तरफ रुद्रम का विला, उसके विला का माहौल इस वक्त कुछ ऐसा था। वो जब अनय से मीटिंग करके घर आया था उसका मूड ऑफ था, लेकिन जैसे ही वो हॉल में आया उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसे हल्का गुस्सा आया, लेकिन दूसरे ही पल उसे और तेज गुस्सा आया। गुस्से की वजह थी इरा, जिसने पूरे हॉल में पानी फैला रखा था। वो बाल्टी ले लेकर पूरे हॉल को साफ कर रही थी, लेकिन अपने सामने रुद्रम को देखते ही उसके दिमाग में ना जाने क्या आया। उसने बाल्टी में भरा सारा पानी रुद्रम के ऊपर ही फेंक दिया। पहले तो एकदम उसे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन तभी इरा हंसते हुए उससे दूर भागने लगी। इरा को इतने प्यार से हंसते देख रुद्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। और तब से दोनों के बीच में यही चल रहा था। रुद्रम इस वक्त सोफे पर बैठा था और उसके हाथ में पानी का पाइप था। अब वो अपने हाथों में पाइप लिए बार बार इरा के ऊपर पानी फेंक रहा था, जिससे इरा परेशान हो चुकी थी। तभी इरा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप मानेंगे नहीं ना, अब बहुत हो गया आपका। मैंने फेंका तो फेंका, लेकिन मैंने इतना थोड़ी ना फेंका था, और आप तो मेरे ऊपर पाइप ही लगा रहे हैं पूरा। ये गलत बात है। इरा को चिढ़ते देख रुद्रम उसके गाल से अपना गाल टच करते हुए बोला, कुछ गलत नहीं है जान, सब सही है। जब तुम मेरे मजे लेती हो तब तुम्हें याद नहीं आता कि जब मैं तुम्हारे मजे लूंगा फिर तुम्हारी क्या हालत होगी। कहते हुए रुद्रम अपने एक हाथ से उसकी कमर को सहलाए जा रहा था। उसकी हरकत देख इरा ने उसे घूरा और बोली, आप फिर से शुरू हो गए, अब कुछ नहीं मिलेगा, परेशान मत कीजिए। वो अभी कह ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, रुद्रम बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर इरा ने सामने की तरफ देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी और वो कोई और नहीं शालिनी थी। शालिनी की आवाज़ सुनते ही रुद्रम के चेहरे के भाव बदल गए। इस वक्त उसके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी उसने इरा से प्यार से कहा, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, ठंडी लग जाएगी, मैं आता हूँ। लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी रुद्रम ने अपनी आंखों से उसे कुछ इशारा किया, जिससे उसने अपना सर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही रुद्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो उसने सामने की तरफ पलटते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुंह उठाकर यहाँ आने की। उसने ये शब्द नफरत भरी आवाज में कहे थे, जिसे सुनकर शालिनी सहम गई। शालिनी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज होगे और नाराज होने की वजह भी है। मैं तुमसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ और मांग भी रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं वो वक्त तुम्हें नहीं लौटा सकती जो मेरी वजह से बिगड़ गया। जब तुम्हें जरूरत थी मेरी तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। तो क्या मैं जान सकता हूँ आज आप यहाँ किसके लिए आए हैं? ऐसे भी क्या वजह पड़ गई कि शालिनी धनराज को रुद्रम धनराज के पास आना पड़ा? रुद्रम ने उसे घूरते हुए कहा। ये सुनकर शालिनी उसकी आंखों में एकटक देखने लगी। रुद्रम के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। रुद्रम के मुंह से वो जो सुनना चाहती थी उसे वो तो सुनने को नहीं मिला, लेकिन वो अब वो इज्जत भी गवा चुकी थी जो इज्जत वो रुद्रम से डिजर्व करती थी। तुम मेरा नाम कैसे ले सकते हो रुद्रम? शालिनी ने नम आंखों से रुद्रम को देखते हुए कहा। आज उसकी आंखों में सच्चाई के आंसू थे, उसकी आंखों में दर्द था और वो दर्द असली था। रुद्रम उसे देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, व्हाट अ जोक। वैसे अब तो आपको आदत पड़ चुकी होगी नाटक करने की, लेकिन आप नाटक करते करते कभी बोर नहीं होती। मैं समझ सकता हूँ, आखिर नाटक करके ही तो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हुए रुद्रम की आवाज में शालिनी के लिए नफरत साफ झलक रही थी। उसके कड़वे सब सुनकर शालिनी को बहुत बुरा लग रहा था। रुद्रम आगे बोला, और क्या कहा अभी आपने कि मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? तो ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? ओ सॉरी, आएगी कैसे? आप बेशर्म जो हो। अगर बेशर्म ना होती तो हर एक गैर शख्स के साथ सोकर बच्चे ना पैदा करती, और बच्चों को पैदा किया भी तो किया, लेकिन उन्हें लावारिस छोड़ने की आदत भी तो आपके अंदर है। आप तो अपने बच्चों को पैदा करके तड़पने के लिए छोड़ देती थी, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी कैसे खराब होती थी ये सिर्फ वही बच्चा जानता था। और आज आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं? व्हाट अ जोक मिसेज शालिनी धनराज। उसने मिसेज शब्द पर जोर दिया था, जिसकी एक वजह थी। उसके कड़वे शब्दों को सुनकर शालिनी की आंखें नम हो गई। तभी शालिनी धम्म की आवाज के साथ फ्लो पर बैठ गई और रोते हुए बोली, आई नो रुद्रम, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन बेटा मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं राघव से प्यार करती थी और मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। तुम्हारे पापा से मैं शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे ही दादाजी ने एक खेल खेला और उस खेल में उन्होंने हम दोनों को ही फंसाया। तुम्हारे पापा राघव नाजायज थे, तुम्हारे दादाजी के अफेयर रहे थे। उन्हें शादी से पहले ही राघव हो चुके थे और उन्होंने राघव की मां से वादा किया था कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन अचानक ही तुम्हारे दादाजी के पिताजी ने उनकी शादी किसी और से कर दी, जिससे उन्होंने किसी और से शादी कर ली और इसके बाद अविनाश हुए और तुम्हारे दादाजी को अविनाश ज्यादा प्यारे लगने लगे। ये है कि उन्होंने राघव को भी उनका हक दिया, लेकिन जब मैंने अपने घर में बताया कि मैं उनके बेटे से प्यार करती हूँ तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे दादाजी ने 2 शादियां की है। तो मैंने ये कह दिया था कि उनके बेटे से प्यार करती हूँ, तो मेरे पापा मतलब तुम्हारे नाना रिश्ता लेकर उनके घर गए थे और उन्होंने मेरी शादी उनके साथ फिक्स कर दी। और तुम्हारे दादाजी ने ये बात सभी के सामने बोल दी थी, जिससे समाज में भी उनकी इज्जत थी और तुम्हारे नाना की भी। और तुम्हारे नाना ऐसे हैं कि मर जाएंगे लेकिन अपनी जुबान से नहीं पलटेंगे।
जब मुझे पता पड़ा कि मेरी शादी राघव से नहीं अविनाश से तय हुई है तो मैं उनके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती अविनाश से कर दी, लेकिन मैं कभी भी अविनाश को अपना नहीं पाई। मैं कभी भी अविनाश से प्यार नहीं कर पाई और उसका अंजाम भी यही हुआ कि मैं हमेशा तुम्हारे पापा के साथ रही। मैं जब तक वहां रही तब राघव की होकर रही, और प्रेग्नेंट तो मैं शादी से पहले ही थी जिससे मैंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन मैं तब भी राघव के साथ ही रहा करती थी। मैं कभी भी अविनाश को उसका टाइम नहीं देती थी और यही चीज़ उसे खटकती थी। उसी वक्त में मेरे और राघव के बीच क्या रिश्ता है ये चीज़ सभी को पता चल गई, लेकिन तब तक मैं अविनाश के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और वो मैं अविनाश के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट इसलिए हुई क्योंकि अविनाश ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। उसने गुस्से मेरे साथ वो सब किया जिसका नतीजा व्योम निकला। व्योम के होते ही उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद तुम्हारे नाना जी वहां गए तो वो लोग मुझे रखने के लिए तैयार थे, लेकिन मुझे अविनाश का होकर रहना पड़ता तो मैं वहां नहीं रही क्योंकि मैं प्यार राघव से ही करती थी। तो तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? शालिनी ने एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। उसकी आवाज में कहते वक्त भी एक दर्द नजर आ रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी बात सुनकर रुद्रम उस पर तरस खाकर भरोसा करेगा, लेकिन तभी उसे रुद्रम की आवाज सुनाई दी, बंद कीजिए अपना ये ढोंग मिसेज शालिनी, अविनाश धनराज। बेवकूफ़, आपने मेरे बाप को बनाया, मुझे मत बनाए। मुझे मेरे बाप ने भी धोखा दिया और माँ ने भी। जब पैदा ही लावारिस छोड़ने के लिए किया था तो फिर पैदा ही क्यों किया? उसी वक्त मुझे अपने पेट में ही मार देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, वक्त बीत चुका है। उस वक्त आपने मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया था और आज देखिए आप खुद मेरे कदमों में कूड़े की तरह पड़ी हैं। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए मुझे? वैसे आपको पता है ये शानो शौकत मुझे क्यों चाहिए थी, और इसके लिए मैंने दिन रात एक क्यों किया? बस इसी दिन के लिए कि एक दिन आएगा कि जिस औरत के लिए मैं तड़पा था ना, वो औरत मेरे कदमों में आकर तड़पेगी, वो मेरे आगे झुकेगी। और अब सच में मुझे सुकून मिल रहा है आपको अपने आगे इस तरह अपने कदमों में तड़पते हुए देखकर। रुद्रम ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शालिनी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, रुद्रम मैं सच कह रही हूँ बेटा, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम ही सोचो, एक माँ अपने बच्चों को क्यों छोड़ना चाहेगी? बेटा, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे राघव का नहीं पता उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने तुमसे शुरू से प्यार किया है। मैं कभी भी तुम्हारी जगह व्योम को नहीं दे पाई, जबकि मैंने उसे जन्म दिया, लेकिन कभी उसे प्यार नहीं दे पाई। जैसे तुम मेरे प्यार को तरसे वो भी तरसा, लेकिन उस पर नाजायज का टैग नहीं लगा। वो दुनिया के सामने जायज कहलाया। रुद्रम ने अचानक ही गुस्से में कहा। ये सुनकर शालिनी की नज़र शर्म से झुक गई। उसे खुद पर रोना आ रहा था। हिम्मत नहीं थी उसके अंदर रुद्रम का सामना करने की, लेकिन आज वो ये सोचकर यहाँ आई थी कि कभी ना कभी तो उसे रुद्रम का सामना करना पड़ेगा। आखिर बेटा था वो उसका, 9 महीने पेट में रखा था उसने। कैसी भी थी, लेकिन एक औरत थी, और एक औरत गलत हो सकती है लेकिन कभी एक माँ नहीं गलत हो सकती। रुद्रम, मुझसे इतनी नफरत मत करो बेटा। इससे अच्छा तो तुम मुझे जान से मार दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही बार में मर जाऊंगी, लेकिन अब नहीं झेला जाता और मुझसे। शालिनी की बात सुनकर रुद्रम नफरत से बोला, तो मर जाए ना, रोका किसने है? रुद्रम के मुंह से यह सुनकर शालिनी की वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब बेटा ये कह दे तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कोई हो ही नहीं सकती। तभी शालिनी उठी और बोली, रुद्रम, आज कितनी आसानी से कह दिया है तुमने कि मर जाए ना, लेकिन बेटा जिस दिन मैं मरूंगी ना, उस दिन शायद तुम भी रोओगे। एहसास होगा उस दिन तुम्हें भी कि माँ थी मैं तुम्हारी। कौन सी माँ? जिसने मुझे पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। किसकी माँ? जिसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं दुनिया के सामने जब नाजायज कहलाया जा रहा हूँ तब वह मेरे पास आकर मुझे दुनिया से बचाकर यह कह सके कि मैं जायज हूँ, उसका खून हूँ। लेकिन वह नहीं आई। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, माँ के साय के लिए, उसके आंचल के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपको भी ऐसा लगा जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, और आप कहती हैं कि आपको मुझसे प्यार था। अरे मोहब्बत भी होती है ना, तो इंसान मोहब्बत के निशानी से मोहब्बत करता है, उसे अपनाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुद्रम ने चिल्लाते हुए कहा। वह कभी भी जल्दी अपने इमोशंस दूसरों के सामने नहीं दिखाता था, लेकिन आज गुस्से के कारण वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, और सामने थी वो औरत जिसकी वजह से उसने बहुत दर्द सहा था। तभी शालिनी बोली, ये लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ थी अभी? ये सुनकर रुद्रम बोला, अपनी गंदी नज़रें उस पर मत डालिए। क्या पता आपकी नज़रें उसके साथ कुछ गलत कर दें। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना जरूरी नहीं समझता कि वो कौन थी। उसकी बात सुनकर शालिनी की हिम्मत नहीं पड़ी उसे कुछ कहने की। वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तभी रुद्रम पीछे से बोला, आप अपने सो कॉल्ड भतीजे के लिए यहाँ आई थी ना, तो देता हूँ मैं भीख में उसे उसकी कंपनी के 70% शेयर। लेकिन वह क्या है ना, मैं भी कोई इतना दयालु नहीं हूँ। जब मेरा मन आएगा मैं तुरंत सब कुछ तहस नहस कर सकता हूँ। याद रखिएगा, मिसेज शालिनी, अविनाश धनराज। रुद्रम ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शालिनी ने पीछे पलटकर नहीं देखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही रुद्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह खुद से बोला, अभी तो ये शुरुआत है, मुझे पूरे धनराज खानदान को बर्बाद करना है, और उस खानदान में आप भी आती हैं। इधर दूसरी तरफ टेरेस पर, इनर टेरेस पर खड़ी ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। उसे पिछले 2 दिनों से न जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी।
तभी एकदम से उसे अपनी कमर में किसी के हाथ महसूस हुए और कंधे पर किसी का स्पर्श। उसे किसी शख्स का एहसास हुआ और वह समझ गई कि यह कोई और नहीं, विनाश ही था। तभी विनाश हल्के से उसके गले को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनरा सामने की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि धीमे धीमे कुछ गलत होने वाला है। ये सुनकर विनाश के होंठ उसके गले पर चलते हुए रुक गए। अचानक ही उसकी नजरें सख्त हो गईं। वो बिना किसी भाव के सामने की तरफ देखने लगा। अचानक ही वो बोला, वक्त को कोई नहीं रोक सकता, वक्त कभी भी बदल सकता है। आज हम साथ हैं, कल हम अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती। ये सुनते ही इनरा तुरंत उसकी तरफ पलटी और बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी बातें मुझे बहुत डरा रही हैं। विनाश उसके दोनों साइड अपने हाथ रखते हुए बोला, डर? ये डर ही तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर पसंद है। यह एक अलग सा सुकून देता है। जब जब तुम्हारे चेहरे पर अपने लिए डर देखता हूँ तो अलग ही मजा आता है, विनाश ने अजीब सी आवाज में कहा। इनरा उसकी आंखों में लगातार देख रही थी। उसे उसकी आंखों में देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इनरा की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज हो गई थीं। डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, और वह डर था विनाश को खोने का। इधर वो दोनों साथ थे, और दूसरी तरफ आशिमा टेरेस के एक कोने में खड़ी उन्हें देख रही थी। उसका चेहरा उन दोनों को इतने करीब देखकर गुस्से से लाल हो गया था। वह खुद से बोली, बस कुछ दिन और, इसके बाद विनाश मेरा हो जाएगा और तुम देखती रह जाओगी, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा, तुम रोती रह जाओगी और मैं उस वक्त तुम्हें हंसते हुए देखूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर इनरा के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। इधर दूसरी तरफ शालिनी अपने बेड पर शांति से बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके कमरे में अनय आया और बोला, रुद्रम ने क्या कहा? आपने उससे बात की? शालिनी बिना किसी भाव के बोली, मैंने तुम्हारा काम करने की पूरी कोशिश की और उसने मुझे ये कहा है कि वह फिलहाल तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन आगे का पता नहीं, उसका दिमाग कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। वह तुम्हारी कंपनी को कभी भी बर्बाद कर सकता है, तो मैं ये कहूंगी तुम उससे दूर रहो तो फायदे में रहोगे। ये सुनकर अनय बोला, मतलब वह नहीं माना? नहीं, वह नहीं माना, और तुम्हारी वजह से मुझे आज खुद की इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी है। उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की, लेकिन मुझे आज सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, केवल तुम्हारी वजह से, शालिनी ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। तभी अनय ने उसके साइड में बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आई नो, मेरी वजह से आपने आज बहुत कुछ सहा, लेकिन थैंक यू। कुछ दिनों के लिए सही, वह मेरे रास्ते में नहीं आएगा और तब तक यह मुसीबत हमारे ऊपर से टल जाएगी, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां आशिमा आ गई। उसे देख अनय के दिमाग में अचानक से इनरा का ख्याल आया। वह तुरंत उठते हुए बोला, तुमने आगे का क्या सोचा? आशिमा आराम से बेड पर बैठते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोली, प्लेन में कुछ चेंज आए हैं, बाकी पूरा प्लान वही है। कुछ देर पहले मुझे दादी से पता चला है कि कल घर में पूजा है, और अगर पूजा है तो पूजा इतनी आसानी से हो जाए यह आशिमा के रहते हुए पॉसिबल नहीं है। उसकी बात सुनकर अनय के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो और शालिनी समझ चुके थे कि आशिमा के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना जिससे बात हम पर ना आए और काम भी पूरा हो जाए, शालिनी ने आशिमा को समझाते हुए कहा। आशिमा तुरंत बोली, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस बार अगर विनाश ने आपको मारा तो वह आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर उसे पता है कि हम ये कर रहे हैं तो वैसे भी आप बचेंगी नहीं। अगर उसने अभी तक आपको छोड़ रखा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी उसकी। आशिमा की बात सुनकर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आया। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन दूसरी ही पल अनय उसे ने आंखें दिखाएं तो वह तुरंत शांत हो गई और आशिमा को मस्का मारते हुए बोली, तुम भी ना, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, अगर फंसेंगे तो हम तीनों ही फंसेंगे ना। इस पर आशिमा ने अपना सर हाँ में हल्के से हिलाया। अगला दिन सुबह का वक्त। इनरा जल्दी उठ चुकी थी और उसी के साथ मानवी भी, क्योंकि कल रुक्मणी राणा ने उनसे कहा था कि कोई पूजा है जिसके लिए कल दोनों को जल्दी उठना है, लेकिन उसके बारे में वह डिटेल में सब कुछ सुबह बताएंगी। इस वक्त दोनों हॉल में खड़ी थीं और रुक्मणी राणा उनके सामने बैठी थीं। तभी रुक्मणी राणा बोली, जैसा कि हमने कल तुमको बताया ही था कि आज घर में पूजा है और पूजा मंदिर में होनी है। ये पूजा सिर्फ एक ही बार होती है जब नए जोड़े की शादी होकर आती है। वैसे तो ये पूजा जल्दी होनी थी, लेकिन शादी ऐसे हुई है कि कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन पूजा हमारे घर की परंपरा है तो ये होकर रहेगी। ये सुनकर मानवी और इनरा ने अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया। तभी रुक्मणी राणा ने फिर कहा, मानवी, तुम और अनय मिलकर यह पूजा करोगे, इनरा, तुम और विनाश मिलकर यह पूजा करोगे, और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों को इस पूजा में शामिल होना है। अनय से तो हमने बात कर ली है, लेकिन विनाश से अगर हम बात करेंगे तो वह मानेगा नहीं। तभी रुक्मणी राणा आगे बोली, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं विनाश किसी और की बात बहुत मान रहा है। कहते वक्त उनकी नजरें इनरा पर थी। इनरा को भी उनका टोन महसूस हो चुका था। वो समझ चुकी थी कि वो उसी से कह रही हैं, लेकिन उसने अपना सर झुकाकर रखा था। तभी रुक्मणी राणा एक बार फिर बोली, हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं इनरा, तो इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं तुमने हमारे विनाश को कितना कंट्रोल कर लिया है।
अब तो वह हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, पहले तो हम उसे रोक भी लेते थे। खैर छोड़ो, हम कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर विनाश को तुमने अपने कंट्रोल में कर लिया है तो बस उसे अपने कंट्रोल में करके आज की पूजा में शामिल कर लेना, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। लास्ट लाइन रुक्मणी राणा ने गुस्से में कही थी। रुक्मणी राणा की बात सुनकर इनर की आंखें हल्की नम हो गईं। वह तुरंत बोली, लेकिन दादी, मैंने तो विनाश से नहीं कहा कि वह आपकी ना सुने, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरी सुनते हैं? मतलब अब तुम हमें उल्टा जवाब भी दोगी? अब क्या कर सकते हैं, ये छूट भी तो हमारे पोते ने तुम्हें दी होगी। रुक्मणी राणा गुस्से में बोली। उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर इनर की इस बार हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ कहने की। तभी वो जल्दी से बोली, ठीक है दादी, मैं विनाश से कहूंगी और हम दोनों ये पूजा में शामिल होंगे। कहकर इनर वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी रुक्मणी राणा की आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इनर, हम तुमसे यह बात आखिरी बार कह रहे हैं, याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये पूजा बहुत जरूरी है। ये पूजा नई सुहागन के लिए आशीर्वाद का काम करती है। नई सुहाग जोड़े में हमेशा प्रेम बनाए रखती है, और इसका एक कारण होता है औरत का जल्दी गर्भवती होना। और हम भी चाहते हैं कि इस घर में जल्द ही हमारा वारिस आए, पर वो बच्चा अनय का हो या विनाश का, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बच्चा इस खानदान का वारिस होगा। तो याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहकर रुक्मणी राणा वहां से चली गई। उनकी बात में एक धमकी भी थी जिसे इनर ने बखूबी महसूस किया। वह तुरंत ही वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर मानवी भी अपने कमरे की तरफ चली गई, और अनय पहले ही मान चुका था तो उसे कोई टेंशन नहीं थी। वह तो बस जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी, जिसकी वह लगातार कोशिश कर रही थी। वहीं उनके जाने के बाद आशिमा पिल्लर के पीछे से बाहर निकली और तिरछी मुस्कान के साथ बोली, बस आ गया वह वक्त जिसका मुझे भी इंतजार था। यहाँ से शुरू होगा एक अलग ही खेल, एक ऐसा खेल जिसमें तुम फंसती जाओगी इनर, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ इनर चलते हुए अपने कमरे में आए तो उसे वहां विनाश दिखा, जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार था। इनर बेड पर बैठते हुए बिना किसी भाव के बोली, आज घर में पूजा है और आपको भी मेरे साथ मंदिर चलना है, तो प्लीज मना मत कीजिएगा, क्योंकि दादी पहले से ही बहुत गुस्से में है। ना जाने उन्हें क्यों लगता है कि मैं आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर विनाश, जो अपने हाथ में वॉच बांध रहा था, उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रही हो? इनर चिढ़ते हुए बोली, बात ही ऐसी है, दादी यह कह रही हैं कि आप मेरी सारी बातें मानते हैं, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और मैंने कब आपको रोका है कि आप उनकी बातें न माने? इनर आज एक टिपिकल बीवी की तरह बिहेव कर रही थी। उसकी बात सुनकर विनाश बिना किसी भाव के बोला, देखो मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट करूं। दूसरी बात, पूजा में जाने की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है, और मैं भी नहीं जा रहा। कहकर वह जाने लगा, लेकिन तभी इनर पीछे से जल्दी से बोली, देखिए प्लीज, आपको मेरी कसम है, पूजा में आ जाइएगा। अभी आप ऑफिस जा रहे हैं, वहां से सीधा पूजा में आइएगा, नहीं तो दादी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर विनाश के कदम रुक गए। वह बिना पलटे बोला, आज कसम दे दी तो दे दी, लेकिन अगली बार यह गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम नहीं बचोगी। मैं पूजा के टाइम पर तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। कहकर विनाश वहां से निकल गया। उसकी बात सुनकर इनर ने चैन की सांस ली। आखिरकार विनाश ने हाँ कर दी थी, नहीं तो उसे डर था कि अगर विनाश पूजा में आने के लिए नहीं माना तो वह क्या करेगी। इसलिए उसने विनाश से बहस नहीं की, बल्कि सीधा उसे कसम दी। उसे पता था कि जो काम उसकी बातें नहीं कर पाई वह कसम कर देगी, और आखिरकार वही हुआ। दोपहर का वक्त था। इनर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो बिल्कुल सिंपल थी। साड़ी का ब्लाउज फुल था, चेहरे पर हल्का मेकअप, माथे पर येलो कलर की छोटी सी बिंदी, गले में मंगलसूत्र, होठों पर लिपस्टिक, मांग में विनाश के नाम का सिंदूर, और हाथों में येलो कलर की चूड़ियां थीं, पैरों में सिंपल सी चप्पल, और इतने में ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी इनर ने मिरर में खुद को देखा और बोली, मैं सुंदर तो हूँ। कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी। हॉल में अभी पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन मानवी और अनय वहां से जा चुके थे। इनर हॉल में आकर रुक्मणी राणा से बोली, दादी मैं तैयार हूँ, तो चले पूजा के लिए। विनाश कहाँ है? हमने तुम्हें विनाश को अपने साथ पूजा में लाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन विनाश तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, रुक्मणी राणा ने हल्के गुस्से में कहा। इनर ने सिर झुकाकर बोला, दादी मुझे याद है, और मैंने विनाश से सुबह ही बात कर ली थी, वो हमें सीधे मंदिर में ही मिल जाएंगे। ये सुनकर रुक्मणी राणा ने कुछ नहीं कहा और वह चलने के लिए उठ खड़ी हुई। घर से सभी जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से शालिनी ने कहा, इनर तुम 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा लेट हो गई हूँ, अभी तैयार नहीं हो पाई हूँ। ये बात शालिनी ने ऊपर खड़े होकर कही थी। इनर इस वक्त नीचे हॉल में खड़ी हुई थी। ये बात रुक्मणी राणा ने भी सुनी थी, तो उन्होंने इनर की तरफ देखते हुए कहा, तुम रुक जाओ, तुम शालिनी के साथ आ जाना। ये सुनकर इनर का मन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बेमन से हाँ कर दी और रुकने के लिए तैयार हो गई। इधर घर के सारे लोग निकल गए। इधर सभी के जाने के बाद इनर हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गई और शालिनी का इंतजार करने लगी। घर में इस वक्त कोई नहीं था। आशिमा भी घर से निकल चुकी थी और विनाश उसे वहीं मिलने वाला था ही। काफी वक्त बीत गया, अब इनर बोर हो चुकी थी।
तभी वह खुद से बोली, पता नहीं बुआ को कितना टाइम लगेगा, एक बार देख कर आती हूँ। कहकर वह उठी और शालिनी के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे अचानक से किचन से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तो वह उसी तरफ जाने लगी। किचन के अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि एक सर्वेंट से गलती से एक कप गिरकर टूट गया था। ये देखकर इनरा बोली, आराम से, तुम्हें लगी तो नहीं? वो सर्वेंट तुरंत बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर इनरा वहां से जाने लगी। जैसे ही वह गई, सर्वेंट खुद से बोली, फाइनली काम हो गया। इधर इनरा शालिनी के कमरे की तरफ गई तो शालिनी वहां नहीं थी। शालिनी को वहां न देखकर वह परेशान हो गई। उसने खुद से कहा, ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, पर गई कब? मैं भी तो यहीं थी अभी तक। तभी वो फिर से बोली, अब मैं क्या करूं? अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंची तो दादी मुझे बहुत सुनाएंगी और यहाँ पर बुआ कुछ बोलेगी भी नहीं। अगर मैं उनके बिना चली गई तो बुआ मुझे बहुत सुनाएगी। इनरा परेशान हो चुकी थी। अगर वह एक इंसान की नहीं सुनती तो भी आफत थी, और दूसरे की नहीं सुनती तो भी आफत थी। नहीं, अगर बुआ सुनाएगी तो देख लिया जाएगा, लेकिन अगर दादी ने कुछ कहा तो बुआ भी शुरू हो जाएंगी। इससे अच्छा तो मैं घर से निकल ही जाती हूँ, इनरा ने सोचा और वह घर से बाहर निकल गई। वह घर से सीधे कार में बैठी और मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर, ये राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर था। हालांकि मंदिर तो मंदिर ही होता है, पर आज यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि आज राजस्थान की सबसे बड़ी फैमिली यहाँ मौजूद थी और बाहर गार्ड तैनात थे। अंदर किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। हवन कुंड के सामने रुक्मणी राणा और मानवी बैठे हुए थे। विनाश अभी अभी वहां आया था, लेकिन वह इस वक्त कॉल पर बिजी था। पूजा का मुहूर्त हो चुका था। तभी पंडित जी बोले, रुक्मणी जी, पूजा का शुभ मुहूर्त हो चुका है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पूजा प्रारंभ करें। रुक्मणी राणा मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, रुकिए पंडित जी, अभी मेरी एक पोता बहू रह गई है और उसके बिना ये पूजा शुरू नहीं हो सकती। इस पर पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, आपकी बात सही है, लेकिन वक्त बीत रहा है, फिर यह मुहूर्त शुभ नहीं रह पाएगा और इस पूजा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सुनकर रुक्मणी राणा परेशान हो गई। वह चाहे जैसी भी थी, लेकिन अपने परिवार के बारे में अच्छा ही सोचती थी, और इस वक्त उन्हें इनरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही कह रखा था। तभी उन्होंने गुस्से में मीनाक्षी की तरफ देखा और बोली, ये लड़की अभी तक नहीं आई, और अगर आज वक्त पर नहीं आई तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। उनका गुस्सा देख मीनाक्षी भी सहम गई। उसे भी इनारा की फिक्र हो रही थी। तभी वह शालिनी के पास जाकर बैठ गई। शालिनी को वहां देख रुक्मणी राणा गुस्से में बोली, इनारा कहाँ है? शालिनी, वह तो तुम्हारे साथ ही आने वाली थी ना? शालिनी शौका होने की एक्टिंग करते हुए बोली, मतलब इनरा अभी तक यहाँ नहीं आई, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वह जल्दी आने वाली है। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? साफ साफ समझाओ, रुक्मणी राणा गुस्से में बोली। शालिनी परेशान होने की एक्टिंग करते हुए बोली, इनरा घर से काफी वक्त पहले ही निकल चुकी थी। उसने मुझसे कहा था कि उसे पूजा में जल्दी पहुंचना है और मैं बाद में आऊं, इसलिए मैंने उसे ज्यादा प्रेशर नहीं दिया। मुझे लगा कि कहीं वह गुस्सा न हो जाए और फिर विनाश से हमारी शिकायत न कर दे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। इनरा घर से निकल चुकी थी और मैं तैयार हो रही थी। बीच में मैंने उसे फोन किया था, तब उसने बताया था कि वह बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। ये सुनकर रुक्मणी राणा को बहुत तेज गुस्सा आया। शालिनी के रिएक्शन को देखकर पीछे बैठी आशिमा मुस्कुराने लगी। तभी विनाश आया और पूजा में बैठ गया। उसकी नजरें लगातार किसी को तलाश कर रही थीं। ये देखकर रुक्मणी राणा बोली, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ है ही नहीं और पता नहीं कहाँ है। हमने आज उस लड़की को पहले ही कहा था कि पूजा में टाइम से आना, जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यहाँ मौजूद है। उनका इशारा विनाश की तरफ था, और जिसे यहाँ होना चाहिए था वह नहीं है। अगर आज इनरा यहाँ टाइम पर नहीं आई तो उसे हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इनरा यहाँ नहीं है। ये सुनते ही विनाश उठने लगा, लेकिन तभी रुक्मणी राणा बोली, विनाश, जो एक बार पूजा में बैठ गया वह दोबारा उठ नहीं सकता, तो तुम उठ नहीं सकते और शायद इनरा आती ही होगी। विनाश तुरंत बोला, आपके रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तभी मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सर हिलाया। ये देख विनाश खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बैठ गया। वक्त ऐसे ही अपनी रफ्तार से बीत रहा था। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका था और मुहूर्त का टाइम निकल चुका था, लेकिन इनरा वहां पहुंची ही नहीं। अब रुक्मणी राणा का गुस्सा उस पर बरसने के लिए तैयार था। तभी विनाश गुस्से में उठा और बोला, अगर अब मुझे किसी ने रोका तो वह सीधा जान से जाएगा, भले ही वो मेरा अपना क्यों ना हो। कहकर विनाश वहां से निकल गया। इधर रुक्मणी गुस्से में बोली, आज इस इनरा को तो छोड़ेंगे नहीं। इसकी वजह से हमारी सालों की परंपरा टूट गई। हमारे परिवार की खुशियों का तहस नहस करके जाएगी यह लड़की। जिस दिन से इस लड़की ने घर में कदम रखा है, तब से हमारे परिवार की खुशियां खत्म होती जा रही हैं। इधर दूसरी तरफ विनाश इस वक्त कार में था। उसके कानों में ईयरबड्स थे और कॉल रुद्र से कनेक्टेड थी। रुद्र उसे लगातार अपडेट दे रहा था और उस अपडेट को फॉलो करके विनाश इनरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो चुका था। इनरा ने आज खुद को ही मुसीबत में डाल लिया था। एक तरफ थी रुक्मणी राणा, दूसरी तरफ था विनाश। दोनों का ही गुस्सा उस पर बम की तरह फूटने वाला था।
तभी विनाश की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और उसने रुद्र से कहा, अगर इनरा यहाँ नहीं हुई तो आज तुम जान से जाओगे। विनाश की धमकी सुनकर उधर से रुद्र बोला, मेरी अपडेट कंफर्म है, तुम हॉस्पिटल में चेक करो। इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। विनाश तुरंत कार से बाहर निकला और अस्पताल के अंदर जाने लगा। उसे अंदर आते देख वहां मौजूद हर एक शख्स साइड होता जा रहा था। आखिर वो विनाश राणा था। उसकी खुद की यह पहचान थी, ऊपर से उसका डरावना ऑरा सभी को डराने के लिए काफी था। विनाश तेज कदमों के साथ अस्पताल के अंदर बढ़ रहा था। तभी एकदम से वह एक वार्ड के आगे जाकर रुका और झटके से उसने वार्ड का दरवाजा खोल दिया। सामने देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखें एकदम लाल हो गई और हाथों की मुट्ठियां कस गईं। सामने इनरा एक लड़के पर झुकी हुई थी और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को किस कर रहे हों। विनाश तुरंत तेज कदमों के पास आगे बढ़ा और उसने इनरा के बालों को कसकर पकड़कर एकदम से ऊपर उठा दिया। आह! इनरा चीखते हुए दर्द से तड़प उठी। उसने अपनी नम आंखों से पीछे खड़े विनाश को देखा, लेकिन विनाश की नजरों में रहम नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, जिसे देखकर इनरा का रोम रोम कांप उठा। विनाश ने इनरा के बालों को बेदर्दी से पकड़ते हुए उसे खींचकर साइड किया और उसकी आंखों में घूरते हुए ठंडे लहजे में बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ? विनाश के इस सवाल में सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक खतरनाक एहसास था, जो इनरा को डराने के लिए काफी था। इनरा ने तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैं। क्या हुआ? शब्द कम पड़ रहे हैं अपनी सफाई देने के लिए, विनाश ने अचानक कहा। आप मेरी बात तो सुनिए, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, इनरा ने कांपते हुए कहा। विनाश उसे घूरते हुए बोला, सवाल भी होंगे और उनके जवाब भी तुमसे लिए जाएंगे, लेकिन खैर, जिस गैर मर्द के साथ तुम अपना ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, जरा उससे तो मैं मिल लूं। ये कहकर विनाश ने इनरा को एकदम जोर से साइड किया, जिससे इनरा दीवार से टकराई और अचानक उसे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन ये दर्द विनाश के डर के आगे कुछ भी नहीं था। विनाश उस शख्स की तरफ बढ़ा तो इनरा जल्दी से उसके सामने आकर बोली, प्लीज आप उन्हें कुछ मत कीजिएगा। बस, इनरा ने ये कहकर खुद को मुसीबत में डाल लिया। विनाश ठंडी नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह इस वक्त कितना गुस्से में है। वह मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में कर पा रहा था, नहीं तो अब तक यह हॉस्पिटल नहीं बल्कि शमशान बन चुका होता। तभी विनाश ने इनरा के मुंह को बेदर्दी से दबोचा और कहा, आज तुम जान से जाओगी। आह! इनरा दर्द से तड़प उठी, उसकी आंखें दर्द से नम हो गईं। विनाश ने उसे घूरते हुए छोड़ा और फिर से उस शख्स की तरफ पलटा। ये देखकर इनरा घबरा गई और फिर से उसके सामने आकर बोली, देखिए प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, उनका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था, उन्हें वैसे भी बहुत चोटें आई हैं। इस बार विनाश का पारा चढ़ गया। उसने बेदर्दी से इनरा के बालों को पीछे से पकड़कर खींचा और साइड में कर दिया। उसने बेड पर लेटे 27-28 साल के एक लड़के को देखा जो बेहोश था, लेकिन अब उसे होश आ रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन विनाश में सब्र कहाँ था। वो इनरा को किसी और शख्स के करीब नहीं देख सकता था, और यहाँ इनरा, जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रहा था, अस्पताल में इस लड़के के साथ थी। इनरा का बार बार उस लड़के को बचाने की कोशिश करना विनाश के दिमाग में घुमा रहा था। दूसरे ही पल विनाश ने वहां रखी चीजें उठाई और गुस्से में उस लड़के के गले में घुसेड़ने को हुआ। प्लीज रुक जाए, कहते हुए इनरा एक बार फिर उसके सामने आ गई। विनाश के हाथ बस 2 इंच इनरा से दूर रह गए थे। विनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो इस वक्त गुस्से में कांप रहा था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो और इस गलती की सजा तुम्हें पल पल चुकानी होगी। ये कहकर विनाश ने सीधे साइड में फेंकी और बेदर्दी से इनरा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। तभी उस लड़के की आवाज वार्ड में गूंजी, इनरा को कहाँ ले जा रहे हो तुम? ये सुनते ही विनाश के कदम रुक गए। इस दफा सवाल ये था कि उस शख्स को इनरा का नाम कैसे पता था, क्योंकि अभी तक वह बेहोश था जब इनरा उसके करीब थी। लेकिन विनाश के दिमाग में इस वक्त यह सारे सवाल नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक ही सीन घूम रहा था, इनरा उस शख्स पर झुका होना, और यही उसके गुस्से को हवा दे रहा था। तभी विनाश अचानक पलटा और एकदम से उस लड़के के पास जाकर उसका गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तू एक्सीडेंट से नहीं मरा, लेकिन आज तू मेरे हाथों से जरूर मरेगा। कहते हुए वह उसके गले को दबा रहा था और इस वक्त वह लड़का भी तड़प रहा था। ये देख इनरा सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही विनाश के सामने आई और रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, आपको मेरी कसम है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिएगा, लेकिन उसके साथ कुछ मत कीजिए। विनाश से गुस्से में उसे जानलेवा नजरों से घूरा। दूसरे ही पल उसने बेदर्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। तभी उसने अचानक ही इनरा का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर इनरा परेशान हो गई। विनाश हवा की रफ्तार से बेड के करीब आया और एकदम से उसने वहां रखी चीजें उठाकर उस लड़के के पेट में घुसेड़ दी। ये होते ही वह लड़का अपने पेट पर हाथ रखते हुए दर्द से चीख उठा। वही यह सब देख इनरा का दिमाग काम करना बंद कर गया। एक तो वह पहले ही विनाश से उस लड़के के लिए लड़ चुकी थी, जिसकी सजा अब विनाश उसे क्या देगा उसे नहीं पता था, और एक बार फिर विनाश ने ये कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। इस वक्त उसे विनाश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए,
इनरा ने जल्दी से उसके सामने आकर रोते हुए कहा। इनरा की आंखों में किसी गैर की वजह से आंसू देख विनाश ने एकदम से उसे दीवार से सटा दिया और संकियों की तरह उसके आंसू को पलक से अपनी उंगली में लेते हुए बोला, यह आंसू भी मुझे तभी अच्छे लगते हैं जब इनके निकालने की वजह मैं हूँ, लेकिन इस वक्त यह आंसू किसी गैर की वजह से हैं, तो क्या उस गैर को ही खत्म कर दिया जाए जिसकी वजह से ये आंसू निकल रहे हैं। विनाश ने संकियों की तरह अपनी गर्दन पर एक हाथ फिरते हुए कहा। उसकी आवाज में एक पागलपन नजर आ रहा था। वही इनरा खड़े खड़े बुरी तरीके से कांप रही थी। विनाश का गुस्सा उसे उसकी आवाज में महसूस हो रहा था। इनरा ने कांपते होठों के साथ कहा, प्लीज आप घर चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। समझाओगी? क्या समझाओगी कि अपने पति को छोड़कर एक गैर के साथ हॉस्पिटल में वक्त गुजर रही थी? विनाश ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर इनरा जल्दी से बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह वरुण है, मेरा कजन ब्रदर। आज अचानक ही मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा और इसीलिए मैं आज पूजा में नहीं आ पाए। कजिन है ना, सागा तो नहीं, और सागा भी होता तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, विनाश ने गुस्से में कहा। इनरा उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मैं खुद अचानक परेशान हो गई कि यह क्या हो गया। ये सुनकर विनाश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास क्या मुझे इन्फॉर्म करने का भी वक्त नहीं था? अब इनरा को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। ये बात तो उसके दिमाग से निकल ही गई थी। दरअसल उस वक्त कुछ ऐसा था जिससे वह बहुत परेशान हो गई है। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करें। तभी विनाश सार्कास्टिकली बोला, क्या बात है, उस गैर को एक खरोच आने से तुम इतना घबरा गई कि तुम्हें यह भी नहीं याद रहा कि तुम्हें तुम्हारे पति को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि तुम इस वक्त कहाँ हो, किस हालत में हो, लेकिन तुम्हें उस गैर की फिक्र थी, अपने पति की नहीं? ये सुनते ही इनरा ने नम आंखों से विनाश की तरफ देखा। विनाश का लहजा उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था, जो चीज से दर्द दे रही थी। आप समझ क्यों नहीं रहे? इनरा ने तड़प भरी आवाज में कहा। घर चलो, अच्छे से समझूंगा, कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। इनरा ने पीछे पलटकर नम आंखों से बेड पर लेटे वरुण की तरफ देखा, जिसके ज्यादा खून निकल चुका था। आखिर विनाश ने उसके पेट में सीज घुसेड़ दी थी। इधर दूसरी तरफ विनाश उसे खींचते हुए सीधा गाड़ी में लाया। उसने गाड़ी का डोर ओपन करके उसे गाड़ी में बेदर्दी से धकेला और सीधा अपनी तरफ जाकर गाड़ी स्टार्ट की। इसी के साथ गाड़ी राणा मैंशन की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ रुक्मणी राणा इस वक्त गुस्से में हॉल में बैठी हुई थी। घर में अलग ही भूकंप मचा हुआ था। वह ड्राइवर उनके सामने खड़ा था, जिसके साथ इनरा घर से निकली थी, और उस ड्राइवर ने उन्हें सारी बातें बता दी थी, एक्सीडेंट से लेकर इनरा का वरुण को हॉस्पिटल लेकर जाने तक। तभी रुक्मणी राणा गुस्से में बोली, वाह क्या बात है, घर की बहू घर की पूजा को छोड़कर बाहर किसी को अस्पताल ले जा रही है। अब यही तो जिंदगी में देखना बाकी रह गया था हमारे। आज आने दो इस लड़की को, बिना सबक सिखाए इसे छोड़ेंगे नहीं हम। उनकी बात सुनकर वहां खड़ी आसिमा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वह अपने मन में बोली, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखती जाओ होता है क्या। वही इधर मीनाक्षी परेशान थी। उसे इनरा की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे पता था आज जो हुआ उसके लिए विनाश भी उसे पर गुस्सा करेगा, ऊपर से रुक्मणी राणा भी। तभी विनाश की गाड़ी मैंशन के बाहर आकर रुकी। उसने इनरा को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और बेदर्दी से खींचते हुए मैंशन के अंदर ले जाने लगा। वो लोग अभी हॉल में ही पहुंचे थे कि तभी रुक्मणी राणा गुस्से में बोली, वही रुक जाओ विनाश, आज तुम्हारी नहीं चलेगी इस लड़की से, आज हम बात करेंगे। पहली बात, इसका नाम इस लड़की नहीं है, ये इस घर की बहू है और मेरी बीवी है, और पहला हक इसका मेरा है, तो जो बात होगी वह मैं करूंगा। इसके बाद आपको जो बोलना हो आप बोल सकती है। विनाश ने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके हाथ की पकड़ इनरा के हाथ पर इतनी मजबूत थी जिससे इनरा की चूड़ियां टूटकर उसके हाथ में चुभ चुकी थी, जिससे इनरा की कलाई खून से लथपथ हो चुकी थी। रुक्मणी राणा गुस्से में बोली, विनाश आज तुम्हारी नहीं चलेगी, माना वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन इसे तुम्हारी बीवी हमने ही बनाया है, तो आज बात हम करेंगे। वो अभी कह ही रही थी कि तभी विनाश इनरा को खींचते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ ले गया। इधर उसके जाने के बाद रुक्मणी राणा का दिमाग खराब हो गया। विनाश ने आज फिर उनकी नाफरमानी की थी, अगर कहें तो सीधी लफ्जों में उनकी इंसल्ट की थी, और रुक्मणी राणा को मौत मंजूर थी, लेकिन खुद की बेइज्जती नहीं। इधर उसके जाने के बाद वह गुस्से में बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया विनाश, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वही आसिमा खुद से ही मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब वो इनरा झेलेगी विनाश का गुस्सा, और फिर कल आएगा एक नया भूकंप, फिर इसके बाद एक नया, और इसी के साथ ये दोनों हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए अलग। कहते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। इधर दूसरी तरफ विनाश इनरा को खींचते हुए सीधा वॉशरूम में ले गया। उसने इनरा को एक ही झटके में उठाकर बाथटब में फेंक दिया। बाथटब आधा पानी से भरा हुआ था। अचानक ही पानी गिरने से इनरा बुरी तरीके से फड़फड़ाई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे विनाश की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, अगर वहां से उठी तो आज रात इस पूरे वॉशरूम में तुम्हारी दर्द भरी चीखें गूंजेगी, याद रखना आज रहम नहीं करूंगा मैं तुम पर। ये सुनते ही इनरा का रोम रोम कांप उठा। वह जैसी पड़ी थी वैसी ही पड़ी रही।
आखिर डर था उसके अंदर विनाश का, पता था उसे अगर उसने गलती से भी विनाश की बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इनरा इस वक्त घबराई हुई नजरों से विनाश को देख रही थी। तभी अचानक से ही बात टब भरने लगा। ये देख इनरा और घबरा गई। विनाश उसी के सामने खड़ा उसे घूर रहा था। अभी तक तो ठीक था, लेकिन तभी इनरा को महसूस हुआ कि बाथ टब में अचानक ही पानी ठंडा होता जा रहा है। पहले तो उसे अपना बहम लगा, लेकिन धीमे धीमे वो बहम दूर हो गया जब उसकी बॉडी पानी में कांपने लगी। उसने ठंड से कांपते हुए सामने खड़े विनाश को देखा जो अपनी शर्ट उतार रहा था। उसे अपने कपड़े उतारते देख इनरा और घबरा गई। विनाश चलकर उसके पास आया और एकदम से बाथटब के अंदर आ गया। उसने उसकी कमर में अचानक हाथ डाला और एकदम से उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे इनरा उसके सीने से आ लगी। दोनों के ही जिस्म एक दूसरे के जिस्म से टकराए। इनरा विनाश के ऊपर थी, जिससे विनाश उसके जिस्म का हर के अंग महसूस कर पा रहा था। इनरा डरते हुए विनाश को देख रही थी। विनाश की आंखें इस वक्त बहुत लाल थी। तभी विनाश उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए किसी साइको की तरह बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें किसी गैर के करीब जाने से, तब भी तुम गई। क्या तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है? विनाश का लहजा साइको वाला था, जिसे सुनकर इनरा की उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इनरा के लबों को खामोश देख विनाश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, गॉड्स, कुछ ज्यादा ही गॉड्स आ गए हैं तुम्हारे अंदर ना, इसलिए मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। उसके ये कहते ही इनरा की दर्द भरी चीख वॉशरूम में गूंज गई, जिसकी वजह थी विनाश का उसके बालों को बेदर्दी से पकड़कर खींचना। इनरा का सर ऊपर की तरफ उठा हुआ था और वह नम आंखों से विनाश की आंखों में देख रही थी, लेकिन विनाश के चेहरे पर रहम नहीं था। अगर थी तो सिर्फ और सिर्फ दहशत, और इस दहशत का शिकार आज रात इनरा होने वाली थी। कुछ बोलोगी या खामोशी से दर्द सहोगी? क्योंकि आज रात दर्द तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, अब तुम्हारा पति हूं तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। भले ही तुम्हें तुम्हारे पति की फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारे पति को तुम्हारी बहुत फिक्र है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम चाहो तो खामोशी से दर्द झेल सकती हो या फिर चीख भी सकती हो, मर्जी तुम्हारी है। ये सुनते ही इनरा की दिल की धड़कनें बढ़ गई। यह कोई एहसास नहीं था, यह डर था विनाश का उसके अंदर जो उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपको कॉल करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। इनरा ने कुछ कहने की कोशिश की। शशिश, खामोश। वक्त था तुम्हारे पास मुझसे सब कुछ कहने का, लेकिन वो वक्त तुमने खुद गवा दिया। तो अब सफाई नहीं, अब सिर्फ गलती की सजा मिलेगी।